हेलो एवरीवन। दोस्तों, 11th हाउस जो है वो परंपरागत रूप से जो है वो लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। यानी जो उद्देश्यों, महत्वाकांक्षाओं, समृद्धि और इच्छाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अगर हम 12th हाउस की बात करें तो वैदिक ज्योतिष में जो है वो जीवन के चक्र का जो है वो अंतिम चरण के रूप में जो है हम उसे देखते हैं। और इसे जो है वो व्यय का भाव जो है कहा जाता है। यानी यहाँ पर खर्च है, हानि है, शयन सुख है, विदेशी स्थान है, आध्यात्मिक मुक्ति है, व्यक्ति के जो छिपे हुए गुप्त शत्रु होते हैं उन सब से जुड़ा हुआ भाव जो है इसे माना जाता है, और इन सारी चीजों को जो है इस हाउस से देखा जाता है। ये भाव जो है वो अचेतन और अदृश्य चीजों की परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। हालाँकि हानि और खर्च जो है वो कई बार सुनने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगते हैं, लेकिन इन्हें आध्यात्मिक रूप से या फिर जो है दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर आत्मिक हानि या आत्म त्याग जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। या फिर दान है, आत्मचिंतन की जो गतिविधियों में जो है वो प्रगति देता है, ऐसी चीज़ें भी जो है वो इस हाउस के माध्यम से जानी जाती हैं। यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हानि जो है वो या किसी चीज़ का खर्च होना जो है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को, हमारे अंदर के जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, हमारी जो नेगेटिव सोच है, उसकी भी यहाँ पर जो है वो समाप्ति होती है। तभी जो है हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं या हमारी आत्मिक उन्नति जो है वो होना प्रारंभ होती है। 11th हाउस के लॉर्ड जब 12th हाउस में होते हैं तो ये स्थिति बहुत गहन हो जाती है। यानी यहाँ पर सूक्ष्मताओं से समझने की जो है वो जरूरत पड़ती है। यानी जब लाभ भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह जो है वो व्यय भाव में चला जाता है तो ये एक मौलिक परिवर्तन जो है वो घटित होता है। ये एक ऐसे प्रमुख प्रभाव को भी दिखाता है जहाँ पर जातक जो है वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इनकम के लिए जो है वो विदेशी स्थानों पर या बहु अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनकी ओर भी उन्मुख हो जाता है। ये योग जो है अक्सर उन्हें वैश्विक संपर्कों या अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों की ओर ले जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करता है, यात्राओं से जुड़े हुए अवसर जो है ऐसे व्यक्ति को लगातार प्राप्त होते रहते हैं, और कई बार वो विदेशों में जाकर भी जो है वो रहने लगता है और वहां से अपनी इनकम को जनरेट करता है। ये प्रभाव जो है वो केवल भौतिकता मात्र नहीं होता है। यानी जातक को अक्सर आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में भी जो है वो गहरी रुचि देखी जा सकती है। यानी उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो परोपकार वाले कार्यों में, समाज सेवा में या आध्यात्मिक प्रगति में व्यय होते हुए देखा जा सकता है। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ भी जो है व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जब 12th हाउस में होते हैं तो अनियंत्रित वित्तीय खर्च या हानियाँ जो है वो यहाँ पर संकेत दे सकती हैं। इसलिए जातक को जो है वो अपनी वित्तीय स्थिति के लिए जो है वो योजनाएँ बनाकर रखना ज़रूरी है। यानी आपको अपने मनी को लेकर जो है वो मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रबंधन आना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने पैसे को ग्रो करना है। यानी कई बार लोग जो है वो अ, कमाते टाइम तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी इतनी इनकम है, लेकिन खर्च करते टाइम ये भूल जाते हैं कि उनको अपनी आय और व्यय में संतुलन बना के रखना है। तो कई बार वो खर्चा जो है उनका आय से भी ज़्यादा हो जाता है, जो उनके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। तो बेहतर है कि इससे पहले अगर जो भी वो धन कमाते हैं, उसके लिए अगर वो कोई प्लानिंग कर लेते हैं, तो वो स्थिति जो है उनके जीवन में बैलेंस रख सकती है। रिश्तों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये योग जो है वो विदेशी मूल के जो लोग होते हैं उनसे मित्रता के भी जो है वो संकेत देता है। यानी यहाँ पर जो है आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता जो है वो विदेश में रहने वाले लोगों के साथ हो सकता है, दूसरे कल्चर वालों के साथ जो है आप जुड़ सकते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि आपकी कई बार मजबूत जो मित्रता होती है उसमें भी कमी देखी जा सकती है। साथ ही कई बार जो पुरानी दोस्ती होती है उनके टूटने के चांसेस भी जो है यहाँ पर बन जाते हैं। जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर अपनी शक्ति का जो है वो व्यक्ति प्रयोग करता है। यानी ये एक अनोखा ब्रह्मांडीय ताना बाना भी जो है वो बुन देता है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक संघर्षों से सहनशीलता,
वैश्विक जो उसके अनुभव है या आध्यात्मिक जो खोज है, उसकी संभावनाएं भी समाहित हो जाती हैं। 12th हाउस जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, तो जातक को जो है यहाँ पर अपनी कमाई का प्रयोग जो है वो आध्यात्मिक या परोपकारी कार्यों में करने की ओर प्रेरित करता है। यानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विनम्र हो सकता है, संत की भांति जो है वो व्यवहार कर सकता है, अपनी आय अपनी विलासिता के बजाय दूसरों की मदद करने में भी खर्च कर सकता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति की भौतिकता और आध्यात्म के बीच में एक सेतु का कार्य जो है वो कर सकती है। रिश्तों की अगर बात करें तो 11वें भाव के स्वामी जब 12वें भाव में होते हैं तो जातक के सामाजिक दायरे में विदेशी तत्वों की उपस्थिति की संभावना जो है वो बढ़ा देता है। यानी यहाँ पर विदेशी लोगों के साथ जो है वो आपके रिश्ते, आपके कनेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपके विदेशी मित्र जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर जो रिश्ते आपके बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मधुर होंगे या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलने वाले होंगे, इसकी जो है वो कोई गारंटी नहीं होती है। यानी ये रिश्ते जो है बस बाहर आप दूसरे विदेशों से अगर कनेक्टेड हैं, आपका व्यवसाय वहां से चल रहा है या आप जो है वहां जाकर बस जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कनेक्शन जो है ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बन जाता है। कुछ लोग जो है वो मैरिज भी जो है वो बाहर जाकर जो है वो कर लेते हैं, विदेशियों के साथ उनकी शादियां हो जाती हैं। अब वो रिश्ते आपके लिए कितने लंबे होंगे, कितने फायदेमंद होंगे, ये सारी चीजें जो है वो सामने वाले पार्टनर के चार्ट के ऊपर भी जो है वो निर्भर करती हैं। 12वें भाव की जो अनिश्चित प्रकृति होती है वो इन संबंधों में कभी कभी अस्थिरता भी जो है वो लेकर आ सकती है। ज्योतिषीय मार्ग से संभावित वित्तीय उतार चढ़ाव भी यहाँ पर व्यक्ति को देखने के लिए मिलते हैं। यानी यहाँ पर जिम्मेदारी और सावधानी पूर्वक योजना बनाना जो है वो जातक के लिए सर्वोत्तम जो है वो साथी बन सकते हैं। यानी बेस्ट रहेगा कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक जो है वो अपनी योजनाएं बनाकर रखे, जिससे कि वो अनुशासन में रहते हुए अपने पैसे को जो है वो अर्न भी करें और उसका जो है वो खर्चा भी करें, तो उनको ये याद रहे कि ये चीजें जो है वो उनके लॉन्ग टर्म में काम आने वाली हैं। तो इसलिए जो है वो उन्हें खर्चा भी जो है वो व्यवस्थित रूप से करना है। यानी कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को वित्तीय सतर्कता की सलाह भी दी जाती है। यहाँ पर व्यक्ति की आय जो है वो विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनी से या फिर कॉर्पोरेट के माध्यम से जो है वो आ रही होती है। व्यक्ति अपनी कमाई के लिए भी जो है वो विदेश की यात्राएं करता है। व्यक्ति को अध्यात्म से जो है लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है अस्पताल, जेल या आध्यात्मिक स्थानों में भी जो है वो जाकर कार्य कर सकता है और वहां से भी जो है वो इनकम ले सकता है या अपनी आय जो है वो जनरेट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर पर्दे के पीछे वाले कार्यों को करता है तो वहां उसे लाभ की प्राप्ति होती है। यानी जितना ज्यादा वो शो ऑफ करेगा, दिखावा करेगा, उतना ही जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो धीमी हो जाएगी या उसे नुकसान हो सकता है। बिना दिखावे के जो भी उसे कार्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है अगर वो करता है तो उसमें उसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अगर यहाँ पर कोई मैल्फिक ग्रह आ जाता है तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है और कई बार वो अपनी कमाई को बचा भी नहीं पाता है और कर्जे में भी चला जाता है। व्यक्ति अपने गलत कामों से धन अर्जन करने की वजह से या अपनी किसी गलती की वजह से जेल भी जा सकता है या अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अस्पताल में भी जो है वो उसको समय काटना पड़ सकता है। ये स्थिति का रिजल्ट जो है वो व्यक्ति के ग्रह पर, उसकी वक्री अस्त वाली स्थिति पर, साथ ही महादशाओं पर भी जो है वो काफी कुछ निर्भर करता है। यानी इनके अनुसार जो है वो सबके चार्ट में रिजल्ट अलग अलग मिल सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पर ग्रहों के अनुसार इसे समझने का प्रयास करें तो ये स्थिति हमें और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है। यानी अगर हम सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर सूर्य जो है वो तुला लग्न की कुंडली में 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। साथ ही जो है वो कन्या राशि में 12वें हाउस में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अधिकार और करियर में सफलता जो है वो विदेशों में जाकर मिलती है। यानी उनका करियर जो है वो अपने देश से ज्यादा अच्छा जो है वो विदेश में जाकर चलता है। ऐसे लोग जो है विदेश में जाकर भी किसी सरकारी संस्था से जो है वो जुड़कर कार्य कर सकते हैं। साथ ही ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस है या जो आत्म मूल्य है, उनमें जो है वो कभी कभी कमी आ जाती है।
पिता से संबंध भी जो है वो कई बार दूरी वाले हो जाते हैं, यानी ये मे बी आप जो है दूसरे देश में जाकर अगर कार्य करने लगते हैं, उस वजह से भी पिता से दूरियां आ सकती हैं, या फिर विचारों के मतभेद की वजह से भी कई बार दूरियां आ जाती हैं, या कई बार आपका अहम जो है टकरा जाता है, इस वजह से भी आपका रिश्ता जो है पिता से खत्म हो सकता है, या दूरियां जो है वो महसूस हो सकती हैं। एक्चुअल में आपको कई बार ऐसे लोगों की ज़रूरत रहती है जो आपको निरंतर जो है वो प्रेरणा देते रहें, यानी आपका सही मार्गदर्शन जो है वो करते रहें। ऐसे लोग जो है वो अपने करियर को लेकर भी जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं और अच्छे से कार्य करने में जो है विश्वास रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात करें, तो कन्या लग्न की कुंडली में जो है वो चंद्रमा 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही 12th हाउस में सिंह राशि में जो है वो बैठते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो अस्पताल से संबंधित है और चंद्रमा जो है वो देखभाल से संबंधित है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो किसी चिकित्सा के क्षेत्र से जो है वो जुड़ सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, को जो है इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक बहुत अच्छा काउंसलर भी बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी है। तो काउंसलर का काम है कि आपकी मन स्थिति को समझते हुए आपका मार्गदर्शन करना और आपको आपकी समस्याओं से जो है वो बाहर निकालना। यहाँ पर जो है सिंह राशि जो है वो क्रिएटिविटी वाली राशि है, तो ऐसे में जो है हो सकता है कि आपका जो कार्य है वो किसी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, कल्पनाशीलता से जुड़ा हुआ हो, या आप पर्दे के पीछे रहकर जो है वो कार्य करने वाले व्यक्ति हों। आप एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, एक अच्छे जो है वो निर्देशक बन सकते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपकी माँ जो है वो बहुत सारी विदेश यात्राएँ करती हैं, और माँ के कारण ही व्यक्ति को विदेशों तक पहुँच भी मिलती है। यानी अगर कहा जाए तो अगर विदेशों में व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें माँ का सपोर्ट जो है वो उसे मिल सकता है, जिससे उसे एक अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती है और लोगों से कॉन्टैक्ट भी जो है उसके बढ़ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक जो है वो मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अब अगर हम सबसे पहले मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो 11वें और छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का पूरा प्रयास या उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका कार्य करने का तरीका है, वो उसकी संपत्ति और धन अर्जित करने में जो है वो लगा देता है, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो धन की राशि है। इस स्थिति का सबसे अच्छा संकेत ये है कि व्यक्ति जो है वो सैनिक हो सकता है या कोई खिलाड़ी हो सकता है, जो अलग थलग जगहों पर जाकर, विदेशों में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है और वहां से धन भी कमाता है। चूंकि मंगल जो है वो एक पाप ग्रह है, तो ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति धन बचा नहीं पाता है, यानी बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, तो जो कुछ भी अर्न करता है वो उसे खर्च भी कर देता है। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दिखाती है कि अगर मंगल जो है वो खराब स्थिति में हो, तो कई बार व्यक्ति को अपनी आक्रामकता के कारण जो है वो जेल भी जाना पड़ सकता है, या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब अगर हम मकर लग्न की बात करें, तो मकर लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में धनु राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो अपने मित्र गुरु की राशि में है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जब धर्म, विश्वास या दर्शन की जो है वो बात करता है, तो वो बातें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो सकती हैं। इसलिए वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकता है, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। वो ऐसा खेल प्रशिक्षक भी जो है वो बन सकता है, जो टीमों के साथ विभिन्न स्थानों पर जाकर उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है, यानी एक अच्छा कोच बन सकता है, खिलाड़ियों को जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें एक दिशा जो है वो प्रदान कर सकता है। ये योग जो है वो मार्शल आर्ट सिखाने वालों के कुंडली में भी जो है वो देखा जा सकता है, यानी ऐसे लोग योगा या मार्शल आर्ट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, इसलिए उसे अपने खर्चों पर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें, तो 2 लग्न के माध्यम से बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर सिंह लग्न की बात की जाए, तो बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में कर्क राशि में जो है वो बैठते हैं। 12वां भाव जो है वो कल्पनाओं का भाव है और बुध जो है वो संचार का कारक है।
जो अधिकतर समय पर ये स्थिति किसी लेखक या कहानीकार के द्वारा जो है वो दिखाई गई है। यानी कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो है वो एक अच्छा लेखक बन सकता है या कहानीकार बन सकता है, जहाँ पर जो है वो भाव जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि की बात हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है वो भावनाएँ जो है वो आपको कहानी में देखने को मिलें। व्यक्ति के जो संवाद होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं। ये भावनात्मक या प्रेम कथाओं की रचना भी कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से कहा जाए तो ये भावनात्मक मामलों में जो है वो एक अच्छे परामर्शदाता यानी कि एक अच्छे काउंसलर जो है वो बन सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी परेशानियों से बाहर निकालने में उनको सहायता कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जो है वो तुला राशि में बैठते हैं। क्योंकि तुला जो है वो व्यापार और लेन देन की राशि है और बुध जो है वो व्यापार का ग्रह है, तो ये स्थिति जो है व्यक्ति के एक व्यापारी होने को दर्शाती है। व्यक्ति यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी जो है वो कर सकता है, यानी विदेशों से जो है वो आयात निर्यात का कार्य करके भी जो है वो धन कमा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के जो संवाद होते हैं वो बहुत ज़्यादा संतुलित होते हैं, साथ ही व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर भी कार्य कर सकता है। उसमें जो है वो उसका कार्य जो है वो संवाद से या काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है या वित्त से जुड़े हुए कार्य से भी जो है वो लोगों को लाभ पहुँचा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 11वें और चौथे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जो है मिथुन राशि में बैठते हैं। तो यहाँ 4th हाउस के जो है वो लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर विदेश में बसने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, यानी विदेश में रहने का योग जो है वो यहाँ पर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे लोगों का विवाह या प्रेम संबंध जो है वो ज़्यादातर विदेशों में ही होता है और कई बार गुप्त प्रेम संबंध भी जो है ऐसे लोगों के हो सकते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति विदेश में महिलाओं से संबंधित उत्पादन के क्षेत्र में भी जो है वो व्यवसाय कर सकता है। क्योंकि शुक्र जो है वो सेवा और भक्ति का भी प्रतीक है, तो 12वां भाव अस्पतालों से संबंधित भी है, तो व्यक्ति अस्पतालों की सेवा में या काउंसलिंग के कार्य में भी जो है वो लगा हुआ हो सकता है, लोगों को उनकी परेशानी से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकता है। अगर वैकल्पिक रूप में बात की जाए तो वित्तीय क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए एमएनसीज के रास्ते जो है वो ज्यादातर खुले हुए होते हैं, तो अगर वो लोग इन क्षेत्रों में कार्य करना चाहें तो उसमें भी इन्हें सफलता मिल सकती है। अगर धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर धनु लग्न की वजह से शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के लॉर्ड होकर 12वें भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो बैठते हैं। यह स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन जो है वो रहस्यमय और गूढ़ पक्ष की ओर जो है वो गहरा झुकाव रखता है। इसी राह पर चलते हुए व्यक्ति को जो है वो आध्यात्मिक मार्ग की प्राप्ति भी होती है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो तंत्र, ज्योतिष या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन साथ ही इस स्थिति में ये संकेत भी मिलता है कि उनका प्रेम जीवन जो है वो कष्टकारी रहेगा। यानी कई बार जो है वो इनको ब्रेकअप का सामना भी जो है करना पड़ सकता है। उसके बाद ये किसी सामान्य रिश्ते में जो है वो बंध सकते हैं, यानी कभी-कभी शारीरिक रूप से भी ऐसे लोग जो है वो हिंसक बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो है रिश्तों में परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी का चुनाव करते टाइम भी उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो किसी परेशानी में ना फंस जाएं। यहाँ पर पुरुष जातक को अपनी पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति भी हो सकती है या उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो उसकी वजह से सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर हम जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम 2 लग्नों के माध्यम से जो है गुरु ग्रह को 11th हाउस का लॉर्ड देखते हैं। एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में मकर राशि में जो है वो बैठते हैं, लेकिन वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत जटिल हो सकती है, यानी ये स्थिति दर्शाती है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में व्यक्ति को केवल तथाकथित नकली गुरुओं का सामना करने को मिलता है, यानी इस नकली गुरुओं के साथ जो है वो साक्षात्कार होता है जो उसका पूरा धन जो है वो हड़प लेते हैं। यानी गुरुओं की वजह से उनका धन का जो है वो नुकसान हो सकता है।
तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो गुरुओं के चक्कर में शुरू-शुरू में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सोच समझ कर, बहुत समझने के बाद ही किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे गुरु जो है वो उन्हें गलत ज्ञान भी देते हैं और विश्वास भी देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें धोखा मिलता है। इसी वजह से उनको ये सलाह दी जाती है कि उन्हें गुरु बनाने से पहले जो है वो बहुत सतर्कता अपनानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकता है। यानी वो दूसरों को भी जो है वो गाइडेंस दे सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है। साथ ही आध्यात्मिक काउंसलर के रूप में भी जो है वो व्यक्ति दूसरों को सलाह दे सकता है, एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है, दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। विशेष रूप से अगर ये लोग जो है वो विशेष रूप से गुरु जो है अगर श्रवण नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोग जो है वो एक अच्छे स्पिरिचुअल काउंसलर जो है वो लोगों के लिए बन सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये कुंडली जो है वो किसी महिला जातक की हो, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपना विवाह जो है वो 30 वर्ष की आयु के बाद ही करना चाहिए। 30 वर्ष से पहले अगर वो विवाह करती हैं, तो उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो काफी बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो अपने मित्र मंगल की राशि में जो है वो स्थित है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति के पास सही विश्वास और ज्ञान जो है वो होता है, चाहे वो धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो। वो इन विषयों में उपदेशक के रूप में या काउंसलर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। लेकिन चूंकि मेष जो है वो आत्म केंद्रित वाली राशि है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अहंकार को भी जो है वो प्रकट कर सकता है, और उन्हें कोई भी अपने विश्वासों से असहमत हो ऐसा जो है वो पसंद नहीं आता है। यानी अगर लोग उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, ये तो उनको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। यानी कई बार ऐसे लोग अपने विश्वास को दूसरों पर जो है वो थोपने का प्रयास करते हैं, और ये प्रवृत्ति जो है वो उनको दूसरों की नज़रों में गिरा सकती है, या फिर दूसरे लोग जो है ऐसे लोगों से दूरियां बना सकते हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट के क्षेत्र में भी जो है ऐसे लोगों का करियर देखा जा सकता है। साथ ही अगर कोई फीमेल का चार्ट है, तो ऐसे में उसको जो है यही सलाह दी जाती है कि उसको विवाह जो है वो 30 साल के बाद ही करना चाहिए। उसके लिए लेट मैरिज जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मीन लग्न या मेष लग्न के चार्ट में जो है वो शनि 11th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, तो 12वें हाउस में जो है वो बैठते हैं। यानी यहाँ पर ये स्थिति दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो विदेश में देर से जो है वो यात्राएं करना आरंभ कर सकता है। साथ ही विदेश में बसने के लिए भी जो है उसे थोड़ा समय लगता है। यानी अगर वो विदेश में जाकर रहना चाहता है, तो उसको जो है इन सारी प्रक्रियाओं में जो है वो समय लग जाता है। यानी जीवन के आरंभिक वर्षों में उसे काफ़ी कठिन परिश्रम जो है वो करना पड़ता है, कई प्रयास करने पड़ते हैं। बीच में जो है वो कई तरीके की बाधाएँ जो है आती रहती हैं, तो इस वज़ह से कई बार वीज़ा लगने में, या कई बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या कई और तरीके की कोई समस्या आ गई, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पर कि वो आसानी से जो है वो विदेश नहीं जा पाते। लेकिन बाद में अगर वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए जो है वो रास्ता मिल जाता है। यानी ऐसे लोगों के लिए विदेश जाना और विदेश से लौटना दोनों ही जो है वो कठिन हो सकते हैं। यानी जाते समय भी जो है उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और वहां से लौटते टाइम भी जो है वो कई बार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मितव्ययी होता है, कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा खर्चे जो है वो नहीं करता है। शायद उसका कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि जीवन के शुरू के वर्ष में उसने काफ़ी संघर्ष झेले होते हैं, जीवन में कई तरीके की कठिनाइयों का सामना किया होता है। इसीलिए शायद उसे पैसे की वैल्यू जो है वो समझ में आती है। इसीलिए पैसा खर्च करने से पहले वो व्यक्ति जो है वो 10 बार सोचता है, और बहुत ही सोच समझ कर जो है वो पैसे को मैनेज करता है। जीवन की शुरुआत में ऐसे लोगों को जो है वो अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन उम्र के साथ-साथ जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती है, 30 साल की आयु के बाद उन्हें कोई ज्ञानी पुरुष जो है वो गुरु के रूप में मिल सकता है, जिसकी आयु जो है वो अधिक हो सकती है।
आध्यात्मिकता भी जो है इन लोगों के जीवन में जो है वो देर से ही विकसित होती है, यानी धीरे-धीरे करके इन लोगों का ध्यान जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ जो है वो होता है। ऐसे लोग अगर कानून के क्षेत्र में या किसी कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उनको अधिक सफलता मिल सकती है। यानी ये इन क्षेत्रों में जो है वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के माध्यम से वो विदेश भी जा सकते हैं और वहाँ से भी धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है 12th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।